गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अंडर 100 रैंक ला सकते हैं क्या? तो भाई कोई तो लाता ही है। आशुतोष, अंडर 100 नहीं लाते क्या? तो कौन लाते हो अंडर 100 रैंक? क्या पता है पहले से फिक्स है क्या सब कि ये 100 अंडर 100 आएंगे, ये अंडर 200 आएंगे, ये फिर 300 के बाद आएंगे? नहीं है ना। आप सोचो, क्या फर्स्ट रैंक का पता होता कि फर्स्ट रैंक कहाँ से आएगी? नहीं पता। मेहनत करोगे तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? अंडर 100 भी आएगी, अंडर 10 भी आएगी, फर्स्ट भी आ सकती है। उस सब एफर्ट्स पर है, कितनी एफर्ट्स हम लगाते हैं, कितना सीरियसली हम पढ़ते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है ना। चलो, तो होमवर्क क्या दिया था बेटा? पहले तो होमवर्क पर आते हैं। S1 में कहाँ से कहाँ तक दिया था? एक बार पहले लिखो, S1 में कहाँ से कहाँ तक मैंने O1 और S1 में कहाँ से दिया था? 34 से 43। और नहीं, 39 से 45। O1 में डाउट्स बोलिए। O1 में डाउट्स बोलिए जल्दी से। कोई बात नहीं, वो चलेगा। O1 में 45 तक है क्या? चलो, ये भी 45 कर देते हैं। ये तो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं भाई। बोलिए, डाउट्स बोलिए। चलो डाउट बोलो, इसमें डाउट्स बोलिए। कोई डाउट है क्या 40 से 45 के बीच में? हो गए सारे? 40th में ही डाउट है? फोर्ट यार, बहुत आस। 43, कोई कह रहा 42। यार थोड़ा सा सोचो, ए से बी और फिर बी से सी। इसकी इल्ड है 90%, इसकी इल्ड है 80%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इल्ड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए इनटू सी? खुद सोचो क्या होगा अगर मैं इसके 10 मोल ले या 100 मोल्स लेता हूं। 100 मोल्स, तो क्या इसके 100 बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। 90% यानी 90/100, तो बनेंगे कितने इसके? 90। अब यहां से यहां 80% ही है। 90 बनते अगर ये 100% होती, लेकिन अभी तो 80% है। 72। ओवरऑल एल्डिस यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पूछते रहो। राधिका होमवर्क पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं 37 तक, लास्ट क्लास में भी। फोर्टी फाइव बता देता हूं, वैसे तो आसान ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgNO3 are required in the first step for every 254 किलोग्राम I2 प्रोड्यूस्ड। देखिए रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो उन सबको, प्लस AgNO3 AgI प्लस NaNO3 ट्वाइस AgI प्लस FeI2 प्लस ट्वाइस Ag ट्वाइस FeI2 प्लस 3Cl2 ट्वाइस FeCl3 प्लस 2I2। आई थिंक बैलेंस्ड है। बस हो क्या करना, क्या मोल्स से वापस से रिलेट कर लो। AgNO3 का मास बताना है। अगर ये बैलेंस्ड है, इसके x मोल से इसके x मोल ही बनेंगे। यहां पर x मोल, इसके कितने बनेंगे x/2, इसके x/2 से आयोडीन कितनी बनेगी साहब x/2। तो अब आपको आयोडीन कितनी चाहिए, 254 किलोग्राम। 254 किलोग्राम है इंटू 10⁻3। ये ग्राम, मोल्स निकालने के लिए आयोडीन के लिए किससे डिवाइड करोगे, 254। तो ये आयोडीन के क्या आ गए, मोल्स। यहां से इसको इसके बराबर कर दो 10⁻3, तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻3। यहां से रिलेट कर लो। बेटा कोई पूछा फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट होने की डेट, फर्स्ट लेक्चर सुनो बेट, फर्स्ट लेक्चर में देखो सब बताया हुआ है। तो अभी जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई और कुछ भी पूछेगा तो उसका रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये फर्स्ट लेक्चर में सब बता दिए गए हैं। मेरे हिसाब से 37th क्वेश्चन। अभी पहले O1 का डिस्कशन कर रहा हूं तो S1 पे मत जाओ। O1 कंप्लीट। चलिए S1 पर आते हैं। S1 में आ जाइए। मुझे लगता है 34 तक तो मैंने दिए थे। हम्म, 39 से बोलिए, डाउट्स बोलिए। फॉर 34 से, चलो 34 से बोलो बोलो डाउट्स बोलो। 34 से 43 जो भी डाउट है। 37, क्वेश्चन नंबर 37। कितना आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है 200 ग्राम, उसको हीट अप कर रहे हैं तो CO2 केवल कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 11.35 लीटर। मोल्स के लिए किससे डिवाइड करोगे, 22.7। कितने मोल्स हो गए, 0.5 मोल्स। तो इसके लिए इसके भी कितने मोल्स चाहिए, 0.5 मोल। 0.5 मोल यानी कितने ग्राम हो गया ये, 50 ग्राम। 200 ग्राम सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 50 ग्राम। लेकिन परसेंटेज किसका निकालना है, परसेंटेज किसका निकालना है आपको, कैल्शियम का। ढंग से रीड करो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द लाइमस्टोन सैंपल। तो ये 50 ग्राम है, उसमें कैल्शियम कितना होगा, इसके 0.5 मोल, तो कैल्शियम के भी 0.5 मोल, यानी 0.5 इंटू 40 कैल्शियम का मास है। ये कैल्शियम का मास आया है। समझ गए, क्लियर।
37 में ये परसेंटेज निकालने के लिए ये मास ऑफ कैल्शियम, तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। कितना परसेंट आया? 10%। समझ में आ गया? 40 तक पहले पूछो, जो भी डाउट है 40 तक। 34 में क्लास में बता चुका हूं बेटा, 34 में क्लास में बता चुका हूं, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। अच्छा, रेजिड्यू का मतलब कभी बताया नहीं होगा ना? रेजिड्यू वर्ड पहली बार सुना होगा यहां पर कोई जो पूछ रहा है उससे। हमने तो कभी डिस्कस ही नहीं किया यहां पर रेजिड्यू क्या होता है, या उससे पहले तुमने कभी सुना नहीं कि रेजिड्यू क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38, 36 थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ज्यादा ऐसा नहीं कि 36 इस तरह के सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, बट 36 क्वेश्चन NaHCO3 और NaCl का मिक्सचर है। इसके x मोल्स, इसके y मोल हीटअप करोगे तो CO2 केवल कहां से प्रोड्यूस होगी? NaHCO3 से। CO2 प्लस H2O 2 टाइम्स, इसके x मोल से इसके कितने बनेंगे? x/2, x/2 और ये भी x/2। बहुत आसान है। 35 है ना सार्थक? और अब बार बार मत लिखो, कोई हिंट नहीं है 35 में, वो हिंट के लायक भी क्वेश्चन नहीं है अब तो। इससे कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, तो यहां पर क्या गिवन है? 0.66 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, तो x/2 इक्वल्स 2.66 डिवाइडेड बाय 44, यानी 3/2 इंटू 10⁻³ तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ ये इसके मोल्स आ गए। इतना सा करना था। क्वेश्चन नंबर 36 में लाइन से पूछे जा रहे हो, 36 भी बता दो, 35 भी बता दो। भाई क्लास में क्या समझ में आ रहा है फिर? जब 36 भी मुझे बताना है, 34 भी मुझे बताना है, 35 भी, 37 भी, 38 भी, तो फिर क्लास में क्या कर रहे हो? क्यों क्लास करें हम? इसके सॉल्यूशन दे देता हूं, एक काम करो, तुम रट लो, फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, थ्योरी पढ़ने से हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो एक काम करता हूं, सॉल्यूशन दे देता हूं, रट लो जो रट सकते हो। कोई कह रहा है सर 38 की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। बेटा कौन से 10th पास की है हमने या 12th पास नहीं की? हाँ, 12th पास की है ना? 12th में कुछ लिखा था, बुक्स थी या नहीं पढ़ी उनको, या वो भी कुछ समझ में नहीं आई? क्या लैंग्वेज नहीं समझ में आई 38 में? चाइनीज थोड़ी लिखी हुई है बेटा। ये ए पावर कंपनी बर्न्स अप्रोक्सीमेटली 475 टन ऑफ कोल पर डे, इतना कोल वो बर्न करते हैं। कितना है कोल का मास है, उसमें सल्फर का कंटेंट कितना है? 1.3% साहब। तो उससे सल्फर का मास आ गया, उससे सल्फर के मोल्स आ जाएंगे, और वो सल्फर किस में कन्वर्ट हो रही है? SO2 में, तो SO2 के मोल्स आ गए, और उस SO2 के मोल से SO2 का मास निकाल लो। राइट आशीष बेटा, तुम ज्यादा ही समझदार मत बनो। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर, हाँ, अपनी समझदारी मत दिखाओ ज्यादा। अब नहीं तो यहां से ब्लॉक होने में अब तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। और देखो बेटा, कोई भी चीज कमेंट, तुम्हारा को कमेंट में क्या लिखना वो मैं बताता हूं।
जो क्वेश्चन पूछा है डाउट है वो डाउट पूछो, या मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनका रिप्लाई करो। इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। जो पूछा जा रहा है क्लास में उसी का रिप्लाई करो, बाकी कमेंट करोगे तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल उनके आंसर देना बंद कर दूंगा। फिर आपके लॉजिकल क्वेश्चन के भी आंसर, जेन्युइन क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दूंगा। है ना? चलो जी आगे बढ़ो। हम्म, 38 हो जाना, आप अपने आप करो। एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, क्या इसमें डाउट पूछोगे तो क्या होगा आगे? सीधा सीधा जो क्लास में मैंने बताया उस पर क्वेश्चन दे दिए, इतने बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, उसमें सर डाउट, सर डाउट, सर डाउट, फिर बचा क्या? नहीं बता रहा, 39 भी नहीं बता रहा, 40 भी नहीं बता रहा। 42 भी नहीं बता रहा। करो जैसे लास्ट क्लास में बताया था, कुछ नया नहीं है, सब हो जाएंगे। बहुत आसान है। O2 का भी दिया था क्या? क्लोरोफॉर्म क्या होता है ढूंढना, सब में तब पता चलेगा। O2 में क्या दिया था? 9 से लेके 12, बोलिए उसमें डाउट्स बोलिए। O2 में बोलिए। S1 कंप्लीट हो गई बेटा, O1 कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ गए अब हम। O2 में कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है? देखो O2 में कुछ भी नहीं है, हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। 9 का जैसे A ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, B ऑप्शन एक क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको कमेंट करने हैं। ट्वेल्थ बता रहा हूं इसका, O2 का ट्वेल्थ बता रहा हूं। A प्लस N कन्वर्टिंग इंटू B प्लस L, और A प्लस N कन्वर्टिंग इंटू हाफ ऑफ B, हाफ ऑफ C प्लस L। ए रिएक्ट्स बाय फॉलोइंग टू पैरेलल रिएक्शन, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है एक ही रिएक्टेंट एक साथ अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। जैसे इसको मैं और दूसरे एग्जांपल से लिखूं तो ऐसे भी कह सकते हो, ए कन्वर्टिंग इनटू बी और ए कन्वर्टिंग इनटू सी। ये हम कहते हैं कि दो पैरेलल रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और कुछ एक ही अमाउंट सी में भी कन्वर्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। जैसे यहां पर इस रिएक्शन से तो केवल बी और एल बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन से बी, सी और एल दोनों बन रहे हैं, तो ये दो अलग अलग रिएक्शन हो गई। अब डेफिनेटली यहां से हम देखें तो रिएक्टेंट तो सेम है, रिएक्टेंट सेम है, तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, थोड़ा सा उसको समझना। कभी भी कोई रिएक्शन आप लिखते हो ना, रिएक्शन जब हम लिखते हैं जैसे अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, इसका मतलब है इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा और इसके 3 मोल बनेंगे। मोल्स एक रिएक्शन होने पर बढ़ भी सकते हैं, मोल्स एक रिएक्शन होने पर कम भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल मास तो वही रहेगा, टोटल मास चेंज नहीं होगा। जैसे इसके 2 मोल है तो इसके 2 मोल का मास 34 ग्राम, इसके 1 मोल का मास 28 ग्राम, इसके 3 मोल का मास 6 ग्राम, इधर भी 34,
इधर भी 34। तो टोटल मास जो है, वो टोटल मास जो है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहां पर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो ए वही है, एन वही है, एल वही है। इसका मतलब पहले जहां 1 मोल बी बन रहा था उसकी जगह आधे आधे मोल्स बन गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बी का आधा मोल कम बना और उसकी जगह सी का आधा मोल बना। इसका मतलब पता क्या होता है, बी के आधे मोल से सी का भी आधा मोल बन रहा है। अगर बी के आधे मोल से सी का भी आधा मोल बन रहा है, इसका मतलब बी और सी का मोलिकुलर मास सेम है। बी और सी का मोलिकुलर मास सेम है, क्योंकि इसके आधे मोल से इसका आधा मोल बन रहा है। तो मोलिकुलर मास ऑफ बी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ सी। ये आप यहां पर कह सकते हो। एक सेकंड रुको यहां पर। तो अच्छा, ये तभी कह पा रहा हूं जब इसके आधे मोल से इसका आधा मोल बन रहा है, क्योंकि यहां आधा कम बना और ये आधा बना, तो हम इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। मेरे को शीट एक बार निकालने दो। हाँ जी। तो इसमें आगरा ऑप्शन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी कह सकते हो। लेकिन अब ए के लिए कहा जा रहा है, इफ ए के आधे मोल्स यहां जा रहे हैं और आधे मोल्स यहां जा रहे हैं, तो बी यहां से भी बनेगा और बी यहां से भी बनेगा। तो यस, बी के मोल्स हमेशा सी के मोल्स से ज्यादा होंगे। बी के जो मोल्स होंगे वो हमेशा सी के मोल्स से ज्यादा होंगे। अब मान लो इसका, आपने इसके ए के 2 मोल लिए इनिशियली। कितने मोल लिए? 2 मोल लिए ए के। तो 1 मोल यहां रिएक्ट करेगा, 1 मोल यहां रिएक्ट करेगा। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, यहां आधा, ये भी आधा मोल, और ये 1 मोल बनेगा। तो बी के टोटल कितने मोल्स बन गए? 3/2। सी के केवल कितने बने? हाफ। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया वो आप यहां से निकाल सकते हो। सही लिखा ना? 1:3:1। बी और सी का रेशियो जो है वो क्या है? 3:1। तो अगर सी के 2 मोल बनेंगे तो बी के 6 मोल बनेंगे। ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, 10th का बी। अरे भाई नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं बता रहा, कर करके थक गए भैया 10th वाले क्वेश्चन तो। अनुभव बार बार लिखने से क्वेश्चन थोड़ी बता दिया जाएगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कोई आंसर सारे सही है। नाइन्थ भी नहीं। नाइन्थ ग्राम एटम का मतलब बता देता हूं, मोल्स। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के सी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स का रेशियो बताना है, केवल रेशियो बताना है मोल्स का। आसान है सब, करो। सार्थक, वो भी करो, केवल लिमिटिंग चेक करना है तुम्हें। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? पैरेलल सिक्वेंशियल वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने।
याद है ये वाला क्वेश्चन दिया था, Cl2 प्लस ट्वाइस KOH कन्वर्टिंग इनटू KClO प्लस KCl प्लस H2O, और मुझे याद है कितने 1420 ग्राम दिया था ना, 1420 ग्राम दिया था, यही दिया था क्या? जो क्वेश्चन मैं छोड़ चुका हूं ये समझ लो कि तुम्हें खुद करने हैं, और वो इतने सिंपल से हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो मेरे एक और क्वेश्चन बताने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, मेरे एक और क्वेश्चन बताने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और मैंने पूछा था इसके 1420 ग्राम से, क्लोरीन से KClO4 कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा? क्या आंसर आया था बताओ, क्या आंसर आया था? एक तो ना अनुभव, तुम ये समझ लो कोई उसका आंसर गलत है। अरे बेटा हमेशा सेंटेंस को पूरा लिखा करो। तुम्हें लगता है कि तुम ही कमेंट कर रहे हो, यहाँ पर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो तुमने ऊपर क्या लिखा वो मुझे नीचे नहीं पता होता है। तो जब भी कुछ सेंटेंस लिखो आधा अधूरा मत लिखो, उसको पूरा का पूरा लिखो, ये हमेशा ध्यान रखो। तो यस आई थिंक इसके 5 मोल बने थे, है ना? इसके 20 मोल से इसके 5 मोल बने थे, और इसके 5 मोल का मास आया था 138.5, जो कि आ गया था 692.5 ग्राम। उसके साथ हमने KCl के भी निकाले थे, बिल्कुल सही। शिवम अभी तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चेक नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तुम वापस ट्राई कर लेना। और KCl के लिए भी मैंने पूछा था कि टोटल KCl कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहां 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 करना था, राइट? अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर रहा हूं, लास्ट क्लास में जो किया था बिल्कुल सही, वो तो होगा 2607.5, 2607 है ना? मोल्स कितने आए थे? KCl के टोटल मोल्स कितने आए थे? 21/12 है ना? सही लिखट। अच्छा 35 मोल्स आए थे, हाँ, मतलब 12 × 20 ऐसे ही कुछ आया था ना, तक ये कटा था तो 5, ये 3, और ये राइट राइट, तो 35 मोल्स आए थे, बिल्कुल। वेरी गुड। अब मैं इसी में एक चेंज कर रहा हूं, अब सिक्वेंशियल के साथ परसेंटेज यील्ड को कंबाइन करके क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड, वापस क्वेश्चन वो का वही है, फाइंड, यहां लिख देता हूं मैं, मास ऑफ KClO4, मोल्स ही पूछ लेता हूं, एक काम करूं मास नहीं पूछ रहा हूं, मोल्स ऑफ KClO4 formed by 1420 ग्राम क्लोरीन। रिएक्शन ये दे रखी है, लेकिन साथ में इनकी इल्ड भी दे रखी है 50%, इसकी इल्ड है 25%, और इसकी इल्ड है 20%। राइट, ये हटा देता हूं मैं। अब बताइए KClO4 के कितने मोल्स बनेंगे?
वेरी गुड आंसर आ गया। अभी मयंक मयंक का आ गया, सुभाष का आ गया। 1/8, 1/8। विकास का 5। बस एक बार लिखो बेटा, बार बार मत लिखो। किसी का 2.5, किसी का 0.5। 1/8, 0.5, 5, 0.8। शौर्य का किसका कहना था 3/8। आयुष का कहना 3/8। चलो चेक करते हैं। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। ए- जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, होता क्या, जैसे इसके एक्स मोल्स हैं। अगर इल्ड 100% है तो इसके भी एक्स बनेंगे, लेकिन अगर 50% है तो इस इल्ड से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, वही 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मोल्स जाएंगे वो एक्स नहीं जाएंगे, उसमें ये 1/2 वाला फैक्टर भी आ गया। तो अगर ये इल्ड 100% होती तो यहां एक्स होता और यहां पर भी एक्स होता, लेकिन ये इल्ड 50% है तो अब यहां पर मोल्स एक्स इंटू 1/2, क्योंकि यहां से इतने ही मोल्स आ रहे हैं। और अब यहां से जब x इंटू 1/2 आया तो एक फैक्टर ऐड हो गया, यूं कहते मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके मोल्स अगर 100% इल्ड है तब तो ये तो एज इट इज यहां आएगा, इंटू 1/3 का फैक्टर भी आएगा और साथ में इसकी इल्ड और आ जाएगी, जो भी है इसकी 1/4। यानी देखा जाए तो ये क्या है, फर्स्ट रिएक्शन की इल्ड, ये क्या है, सेकंड रिएक्शन की इल्ड। यानी मल्टीप्लाई होती जा रही है, फर्स्ट रिएक्शन की इल्ड, सेकंड रिएक्शन की इल्ड। अब क्या होता है, यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, फिर लिखने में गड़बड़ हो सकती है। जबकि अगर 100% इल्ड होती तो यहां पर मोल्स कितने आते हैं, x/3। बट अगर 100% इल्ड नहीं है तो यहां पर क्या करना है, x/3 को फर्स्ट रिएक्शन की इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रिएक्शन की इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो पहले पता है इसका आंसर क्या आया था, हमारा x/4 आया था, ये आया था। तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले किया हुआ था वही करो, बस उसको फर्स्ट रिएक्शन की इल्ड, सेकंड ये इल्ड y मतलब इल्ड ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, y2 मतलब इल्ड ऑफ सेकंड रिएक्शन, y3 मतलब इल्ड ऑफ थर्ड रिएक्शन। ऐसे डायरेक्ट कर दो, आंसर वही आएगा। जितनी स्टेप्स है उन सब की इल्ड से मल्टीप्लाई करते जाओ। बोल समझ में आई बात? अगर आप लिख के भी करोगे तो यही आंसर आएगा, देख लेना। 1/3 x 1/2 इंटू 1/4। यहां पर जब मैं करूंगा तो ये x/4 आ जाएगा, एक 3 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। यहां पर ये 1/2, फिर 1/4 और फिर 1/5। ये फर्स्ट रिएक्शन की यील्ड, ये सेकंड की यील्ड, ये थर्ड की यील्ड। तो इतना लिखना ही नहीं है, यहां पर लिखो यहां पर लिखो, क्योंकि इतना सारा लिखोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की चांसेस है। तो सीधा सीधा पहले तो क्या करो, 100% इल्ड में आंसर निकालो। 100% इल्ड अगर है तो आपको भी पता मोल्स कितने बनेंगे, x/4। उसके बाद हर एक रिएक्शन की इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2, 50/100, 1/4 एंड 1/5। यहां पर x की वैल्यू कितनी है वो सब आपको पता है, 20 मोल्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 20। अब सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर इज 1/8। 1/16 किसका आ रहा है बेटा, आंसर इज 1/8। 1/16 क्यों लिख रहे हो? बहुतों का सही था, वेरी गुड। तो मैंने यहां पर इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। इसी तरह से करना है, रिएक्शंस को ऐड करके नहीं करना है, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है, इसी तरह से अलग अलग लिखो और उसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। टाइप, मेरे हिसाब से टाइप हो जाएगा 6। टाइप 6, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ
पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन का मतलब अभी मैंने समझाया था कि एक ही प्रोडक्ट बी में भी एक ही रिएक्टेंट जो है वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और वही रिएक्टेंट साथ में उसी कंटेनर में सी में भी जा रहा है। यानी ए के कुछ मोल्स तो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए के कुछ मोल्स सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लो अगर टोटल इसके एक्स यहां रिएक्ट कर रहे हैं, वाई यहां रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए के टोटल कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? एक्स प्लस वाई। तो इन्हें बोला जाता है पैरेलल रिएक्शंस, जहां पर एक ही रिएक्टेंट दो अलग अलग रिएक्शन से प्रोडक्ट बना रहा है। इन रिएक्शंस को अलग अलग ही लिखना है, कंबाइन करके नहीं लिखोगे। ए बी में कितना भी कन्वर्ट हो सकता है, मान लो 90% वो बी में कन्वर्ट हो, 10% केवल सी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर एक्स मोल इधर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी एक्स बनेंगे, वाई मोल यहां रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके वाई मोल्स बनेंगे। तो आपको अभी भी इस क्वेश्चन को मिक्सचर की तरह ही करना है। ये जो क्वेश्चन है ना पैरेलल रिएक्शन का, इसे जब मिक्सचर की तरह सोचो, बट मिक्सचर में दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। यहां पर ये देखो कि रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन उसका कुछ पार्ट बी में जा रहा है, कुछ पार्ट सी में जा रहा है। तो मान लो इसके एक्स मोल यहां जा रहे हैं, वाई मोल यहां जा रहे हैं। अब जैसे इक्वेशन मिक्सचर के केस में बनाई थी, वैसी ही इक्वेशन वापस यहां पर भी बनानी है। तो यानी ये जो एक तरीका है वो मिक्सचर से रिलेटेड वाला ही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, देखना उस चीज को। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO, CO2 या इधर CO, CO2 और बोथ। कभी वो CO कभी CO2 या बोथ हो सकता, दोनों ही बने। फाइंड मास ऑफ CO and CO2 produced by reaction between 12 gram carbon with 20 gram oxygen. Calculate mass of CO and CO2 produced by reaction between 12 gram carbon and 20 gram oxygen. क्या करोगे? कार्बन प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, ऐसे तो CO2 बन रहा है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन हाफ कर दूंगा तो इससे क्या बनेगा? CO। ये दो रिएक्शन हो रही है। अब यूं सोच लो कि कार्बन 12 ग्राम में से कुछ तो यहां रिएक्ट कर रहा है, कुछ यहां रिएक्ट कर रहा है। तरीका वही यूज करो, मोल्स लेके कर लो। वैसे वन में से ऐसे भी लिख सकते हो, इसके टोटल 1 मोल है तो यहां x रिएक्ट करेगा, यहां 1 माइनस एक्स रिएक्ट करेगा, यहां x तो यहां 1 माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन वही जो हमारा तरीका चला आ रहा है, हम x और y लिख रहे हैं, आप फिर चाहो तो x प्लस वाई को लिख देना। तो यहां x यहां y। निकालो आंसर, निकालो जल्दी से। कितना मास इसका बनेगा, कितना मास इसका बनेगा, जल्दी से बताओ। अनुष, नीट का भी सिलेबस यही होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हो, बट हाँ लेवल जो है वो नीट के लेवल से अप है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, नीट में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफ़ी टफ होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी करते हैं वो भी क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर
हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअली है वो बात करते हैं, तो वो फायदा मिलता है, रटने वाला काम नहीं करते। बेटा कोई ना कोई मास तो दिया है यहाँ पर, कार्बन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है, तो दो इक्वेशन अब बनानी है आप लोगों को। कहा जा रहा है कि इतने ग्राम कार्बन के साथ इतना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। डिपेंड करता है बेटा, कभी केवल ऑक्सीजन बनती है, कभी केवल सीओ बनता है, कभी केवल CO2 बनता है, और कभी दोनों ही बनते हैं। राइट नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि CO और CO2 दोनों का मास बताओ, मतलब कुछ CO भी बन रहा है, कुछ CO2 भी बन रहा है। इक्वेशन बनाओ, सारे आंसर आ जाएंगे। बेटा यहां लिमिटिंग वाला कोई रोल ही नहीं है, मिक्सचर की तरह क्वेश्चन करो। लिमिटिंग वाला कोई रोल ही नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके 12 ग्राम के साथ इतना, ये इसके 12 ग्राम और इसके 20 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा। पता नहीं, पेन चलाने से पहले कुछ भी पूछते रहते हो, और पेन चलाओ ना, कह रहा हूं मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहां इसमें लिमिटिंग घुस गया। कहा जा रहा है प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, इसका इतने ग्राम से इसका ये रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, टोटल 32 ग्राम है, तो आंसर तो 32 ही आना चाहिए। इसके एक्स मोल के साथ इसके एक्स मोल रिएक्ट करेंगे, इसके वाई के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे, y/2। अब हमारी इक्वेशन हमें बनानी है, तो इक्वेशन के लिए क्या करें, इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं। तो यहां पर कार्बन के एक्स मोल है, यहां कार्बन के वाई मोल, और हमारे पास हमें पता टोटल कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम। तो कार्बन के एक्स मोल प्लस वाई मोल, और ये टोटल कितना होना चाहिए, 1। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके एक्स मोल के साथ इसके एक्स मोल और इसके y/2, यानी ऑक्सीजन के टोटल कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, x प्लस y/2। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स है, 20/32। यहां गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। 5/8, कितने, 5/8। सब्ट्रैक्ट कर लो, y/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस किया तो 3/8, यानी y इक्वल्स टू 3/4। इससे x की वैल्यू निकाल लो, 1/4। यानी 11 ग्राम, और ये कितने ग्राम आ जाएगा, 21 ग्राम। बिल्कुल सही, 11 और 21 ग्राम। अंशु बेटा 11th की लेक्चर प्लानिंग देखनी है तो पहला लेक्चर देखो, उसमें सारी प्लानिंग दी हुई है, उसमें सब पता चल जाएगा। तो ये टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए, 6 टाइप के क्वेश्चंस हमने किए पैरेलल। यानी वापस से मैं अगर रिकॉल करूं तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 तो बेसिक क्वेश्चन थे, टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन थे स्टोइक्योमेट्री वाले। टाइप 2 जो था वो लिमिटिंग वाला था। टाइप 3 जो था वो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। टाइप 4 परसेंटेज ईल्ड वाले क्वेश्चन थे। फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, और फिर फाइनली पैरेलल रिएक्शन। ये एक तरह से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। समझ में आ गया किसको क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या हो गया। हम्म, कहाँ डाउट है, 5/8 सही लिखा हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/8। हाँ, ये लो, अभिनव पूछ रहा है ये कैसा है। अभिनव ऐसे जादू जादू, मेरे को जादू आता तो मैं 11/4 को 11 लिख सकता हूँ। मेरे हाथ में बड़ा जादू, मेरी 1/4 इज सेम एज 11 फॉर मी। नहीं, ये
किसके मोल्स हैं, ये मोल्स इसके एक्स मोल से इसके एक्स मोल बनेंगे, वाई मोल से वाई मोल बनेंगे। तो इसके CO2 के कितने मोल्स बने, 1/4। तो CO2 के 1/4 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मॉलिक्यूलर मास से, CO2 के मॉलिक्यूलर मास से। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है 44 इंटू 1/4। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 3/4 मोल्स बने, तो 3/4 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू 28। तो यानी ये आ गया 21 ग्राम। आशीष बेटा तुम्हारी अलग ही फिजिकल चल रही है, मुझे लगता है, क्या करो। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये रखो, मेरा आंसर अलग रखते हैं ना आशीष। मेरा आंसर कैसा है वो मैंने बता दिया। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर। आफ्टर पैरेलल रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट पर हम आ रहे हैं। एक और बड़ा बेसिक सा पार्ट है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल एंड एम एवरेज। हेडिंग ही यही डाल दो, चाहो तो इसमें आगे एक लाइन लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन एक, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल एंड एम एवरेज। पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूं। लेट्स से मान लो आपके पास ऐसा कुछ है कि आपके पास दो कलर की बॉल्स है, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। मान लो मैं कहता हूं कि ब्लू कलर की मेरे पास 3 बॉल है, ग्रीन कलर की केवल एक ही बॉल है, 1 3 एंड 1। ये कलर है ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। कितनी है नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स की मैं बात करूं तो 3 और 1। तो कोई आपसे पूछे परसेंटेज ब्लू बॉल्स कितनी है, परसेंटेज ब्लू बॉल्स कितनी हैं और ग्रीन कितनी है, तो क्या बोलोगे, क्या परसेंटेज बोलोगे। बिल्कुल बढ़िया जी। तो कैसे, ये है 75% और ये है 25%। ठीक है, परसेंटेज ब्लू बॉल 75%, परसेंटेज ग्रीन बॉल 25%। ऐसा कुछ भी सोच लो, एप्पल है, मैंगो है, कुछ भी है, इस तरह से भी सोच सकते, जरूरी नहीं बॉल से एप्पल मैंगो कुछ भी एग्जाम्पल सोच सकते हो आप। लेकिन अब सुनना यहां पर, ये जो परसेंटेज आपने निकाला है ये पता क्या, परसेंटेज बाय नंबर है, परसेंटेज बाय नंबर की। इसकी 3 बॉल्स है, इसकी 1 बॉल है। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि हर एक ब्लू बॉल का जो मास है ना, मास ऑफ ईच बॉल, एक सिंगल बॉल का जो मास है, ब्लू वाली का है 20 ग्राम और इसका है 40 ग्राम। हर एक ब्लू बॉल का मास है 20 ग्राम, हर एक ग्रीन बॉल का मास है 40 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास ब्लू और बॉल्स कितनी होगी, परसेंटेज बाय मास कितना होगा ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल का। बताओ, यानी ये कितना आया, क्योंकि 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स है तो 3 बॉल का मास कितना हो गया 60 ग्राम। एक बॉल का मास है 40, तो 60 प्लस 40 100, जिसमें से ब्लू बॉल्स कितनी है 60 ग्राम। तो ये हो गया 60% और ये हो गया 40%। यानी यहां परसेंटेज जो है, यहाँ 75% या 60%, ये 25%, ये 40%, ये अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज कौन सा है, परसेंटेज जो यहां पर आपने लिखा है बाय नंबर, परसेंटेज बाय नंबर, और ये है परसेंटेज बाय मास। दोनों अलग अलग भाई, ये दोनों अलग अलग।
ये परसेंटेज बाय नंबर है, ये परसेंटेज बाय मास है। तो हमारी आदत क्या होती है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है। अब यहां पर इस चैप्टर में कभी भी केवल इतना नहीं बोलोगे परसेंटेज इतना है, हमेशा बोलोगे कि परसेंटेज बाय नंबर इतना है या परसेंटेज बाय मास इतना है। अगर मेरे पास दो तरह के एटम्स हैं, मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स है, तो वहां पर हमेशा परसेंटेज बाय नंबर अलग होगा, परसेंटेज बाय मास अलग होगा। तो आपको हम क्लियरली पता होना चाहिए कि यार हम कौन से परसेंटेज की बात कर रहे हैं। केवल ये नहीं बोलोगे ऑक्सीजन का इतना परसेंट है, भाई ऑक्सीजन का मास परसेंट या बाय नंबर। यहां पर अब एक चीज मैं बता दूं, ये तो रेशियो है सिंपली, 3 मोल तो इसकी 1 मोल, इसकी थ्राइस एन है तो इसकी 1 एन है, इसके 3 मोल बोल्स है तो इसकी 1 मोल बोल बोल सकते हो, 1 मोल 3 मोल्स ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो परसेंटेज बाय नंबर है उसे आप और क्या कह सकते हो, परसेंटेज बाय मोल भी बोल सकते हो। यानी यहां अलग लिख दूं मैं चाहूं तो, या परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल। तो बिकॉज मोल भी एक तरह से एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय नंबर। क्योंकि 5 मोल कोई भी हो, मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन 5 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो नंबर तो उतना ही होगा। इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, तो कह सकते हो 10 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, 5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। मास कुछ और हो सकता है कि नंबर वाइज तो वही रेशियो रहेगा। 5 मोल 10 मोल तो नंबर वाइज इसके 5 और इसके 10, तो परसेंटेज बाय नंबर जो होता है वो परसेंटेज बाय मोल के बराबर होता है। और लेकिन परसेंटेज बाय मास जो है वो उसके बराबर नहीं होगा। परसेंटेज बाय मास जो है वो कुछ और होगा। तो ये अच्छी तरह से एक बॉक्स में लिख लो, ये जो मैंने यहां लिखा है, percentage by mole equals to percentage by number but not equals to percentage by mass। आशीष आगे बढ़ो बेटा, ये पुराने कमेंट मत लिखा करो जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं। दर्शिल, मैंने जो समझा है वो लिखा हुआ है, समझ में आ गई ये बात? पहले तो बात जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यस बोलिए, जल्दी से बोलिए। कमेंट में और लिखो बस, अभी तो बहुत कम ने हाँ लिखा है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ कुछ है जिनको जो मना कर रहे हैं, लेकिन सामने सामने एक चीज लिखी हुई है, उससे ज्यादा और सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। कोई पूछ रहा परसेंटेज बाय मास कैसे निकाला? अच्छा, 1 मोल का मास है 20 ग्राम, तो 3 का कितना हो गया? 60 ग्राम। 1 का 40 ग्राम। बेटा क्या पूछते हो हैं, उसको भी रिपीट कर दो। किसी दिन 2 की टेबल क्लास में बोल दी तो सर प्लीज रिपीट इट है। तो अब यहां पर जैसे ये बॉल्स थी ना, तो हमारे केस में एटम्स होंगे कि ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, हीलियम का एटम। तो वहां पर भी हमेशा दो चीजें आएगी, परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं, ऑक्सीजन के एटम्स है और हीलियम के एटम्स है, सुनना अच्छी तरह से। ऑक्सीजन के एटम्स भी है और हीलियम के एटम्स भी है। लेट से मैं आपसे कह देता हूं कि इसके 4 मोल है एटम्स, मोल्स में दे रहा हूं, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल एटम, इसके 4 मोल, इसका 1 मोल, यानी रेशियो 1:4 का है। ये गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। अब पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज बाय मोल। ऑब्वियसली इसके नीचे ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मोल लिखोगे, इसके नीचे हीलियम का परसेंटेज बाय मोल लिखोगे, और दूसरा परसेंटेज बाय मास। बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। नहीं? चलो लिखो लिखो।
आया क्या? आंसर आया क्या? दोनों ही आ गए। चलो पहले परसेंटेज बाय मोल की बात करते हैं। तो परसेंटेज बाय मोल तो यहीं से आ जाएगा, इसका 1 मोल, इसके 4 मोल। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका 1 मोल, इसके 4 मोल भी बोल सकते हो, इसका 1 एटम, इसके 4 एटम, इसके 10 एटम, इसके 40 एटम, ऐसे भी कह सकते हो। ये बेसिकली रेशियो है और हमें रेशियो पता होना चाहिए कि ये 1:4 के रेशियो में है। और कहीं पर भी अगर कोई 1:4 का रेशियो तो इसका परसेंटेज, इसके 1 मोल, टोटल मोल्स 5 × 100 यानी 20%। और ये कितना हो जाएगा? 80%। 4/5 × 100। लेकिन अब अगर कोई पूछे परसेंटेज बाय मास बताओ, तो परसेंटेज बाय मास, तो पहले क्या करो, इनका मास निकालो। पहले मास निकालिए। इसके 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास 16 ग्राम। एटम एटम है इसीलिए 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है? 4, लेकिन यहां 4 मोल है तो 4 × 4, यानी ये भी 16 ग्राम ही आया है। ये भी 16 ग्राम ही आया है। ये 20 कैसे आ रहा है भाई? मुझे नहीं पता। इसके 1 मोल नहीं, इसके 4 मोल है। 66, 33 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ, 50%। 50%। राइट। एक दो जनता और है जिसको अभी भी थोड़ी चीजें कम समझ में आ रही है। एक चलो लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं, उनको थोड़ा और बेसिक से समझा देता हूं। मेरे पास एप्पल भी है और मैंगो भी है, ठीक है? ठीक है सब। 3 एप्पल है, 2 मैंगो है। तो परसेंटेज बाय नंबर, क्योंकि नंबर है, 3 एप्पल 2 मैंगो, तो परसेंटेज बाय नंबर, एप्पल कितनी है और मैंगो कितने हैं साहब? ये कोई बता सकता है? तो परसेंटेज बाय नंबर पूछा है। फिर मैं पूछूंगा परसेंटेज बाय मास, लेकिन उसके लिए मुझे हर एक एप्पल का मास पता होना चाहिए, हर एक मैंगो का मास भी पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो मान लो ऐसा ही कुछ है कि हर एक एप्पल का मास है 100 ग्राम, और हर एक मैंगो का मास है कुछ लेट से 350 ग्राम, ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूं। ये हर एक एप्पल का मास है, हर एक मैंगो का मास है, ये ध्यान रखना। 1 पीस, सिंगल पीस का, 1 मैंगो या 1 एप्पल का मास। तो परसेंटेज बाय नंबर, तो इसके टोटल 5 नंबर है, 5 में से इसके 3 है, तो ये 60%, ये 40%। लेकिन जब मास की बात आएगी तो एप्पल का मास निकालो, मैंगो का मास निकालो और फिर परसेंटेज निकालो। एप्पल का मास कितना होगा? 3 एप्पल है मिक्सचर में, 3 एप्पल 2 मैंगो है, एक एप्पल का मास 100 ग्राम, एक मैंगो का मास 350 ग्राम, तो परसेंटेज निकालो यहां पर। मास और मैंगो, ये थोड़ी कि नंबर अलग चीज है, एक मिक्सचर है, नंबर अलग चीज है, उनका मास अलग है। बिल्कुल सही। 30 और 80 तो हो नहीं सकता बेटा, 30 और 70। तो यहां पर अब हमारे पास एप्पल कितने ग्राम है? एक एप्पल का मास 100 ग्राम, 3 एप्पल है 300 ग्राम।
दो मैंगो है, एक मैंगो का मास कितना है 350 ग्राम, तो दो मैंगो का मास कितना हो जाएगा 700 ग्राम। यानी टोटल कितना हो गया 300 प्लस 700, 1000 ग्राम में से एप्पल केवल कितने ग्राम है 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यानी 30%। इसी तरह से इसका निकाल लो 70%। बेटा इससे ज्यादा और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जिसको समझ में नहीं आया अब वो खुद जाने कि कैसे उसको समझ में आएगा। इतने सारे एग्जाम्पल मैं कभी नहीं लिए जितने आज पहली बार मैं ले रहा हूं। एप्पल, मैंगो, ब्लू बॉल्स, ग्रीन बॉल्स सारे ले लिए मैंने, सारे एग्जाम्पल्स ले लिए केवल ये बताने के लिए कि नंबर अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। अब यानी हमेशा ये वर्ड बोलोगे परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास, क्लियरली हमें ये बोलना होगा। ठीक है ये, और हमेशा परसेंटेज बाय मोल से परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय मास से भी परसेंटेज बाय मोल निकाल सकता हूं। दोनों ही होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा मोल्स दे रखे होंगे, जरूरी नहीं हमेशा मोल्स दे रखे होंगे। समटाइम्स हो सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें डेटा थोड़े अच्छे हैं। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है और हीलियम है, लफली ऐसा ही कुछ है, और दे रखा है कि ये 32 ग्राम है, और मान लो ये कितने ग्राम है 8 ग्राम है। अब क्या दे रखा है, मास दे रखा है, परसेंटेज बाय मास बताना है और परसेंटेज बाय मोल्स भी बताना है। बताइए देखिए, परसेंटेज बाय मास भी बताइए, परसेंटेज बाय मोल्स भी बताइए। डीविश कह रहा सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, पढ़ाएंगे बेटा बिल्कुल। 80%, 20%, बिल्कुल सही। 32 अपॉन टोटल 40 इंटू 100, तो ये तो हो गया 80%, और ये रह जाएगा 20%। चेक करो, परसेंटेज बाय मोल्स बताओ, परसेंटेज बाय मोल्स कितना होगा किसका। ये ऑक्सीजन एटम की ही बात कर रहा हूं, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। ऑक्सीजन एटम ही है, यू मान लो ऑक्सीजन इज इन फॉर्म ऑफ एटम। ऑक्सीजन एटम है क्योंकि यहां ओ ही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है तो 16 से डिवाइड करोगे, O2 लिखा होता तो 32 से करते। अभी मैं ऐसे बोलूंगा, परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, परसेंटेज बाय मोल ऑफ हीलियम एटम, राइट। तो जिनका वो 33 या 66% आंसर आ रहा है वो O2 से कंपेयर कर रहे हैं, वो एक अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर परसेंटेज बाय मोल 32, यानी 2 मोल्स, और इसका भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, तो ये 50% और ये 50%। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, O2 और हीलियम, O2 और हीलियम लिख लो यहां पर ताकि वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। 8 ग्राम, तो परसेंटेज बाय मास तो इतना ही रहेगा 80%। परसेंटेज बाय मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा 20% बाय मास। लेकिन अब परसेंटेज बाय मोल जब पूछा जाएगा, परसेंटेज बाय मोल, तो यहां पर 32 डिवाइडेड बाय 32 आएगा, और यहां 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 33.3, 66.6। समझ में आ गया डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से। सो बी केयरफुल।
यहाँ O2 है, यहाँ हीलियम, बिकॉज यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हीलियम के एटम और साथ में O2 के मोल्स की बात हो रही, यानी ऑक्सीजन का 1 मोल है तो हीलियम एटम के 2 मोल होंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल है, O2 का 1 मोल है तो इसके 2 एटम्स होंगे, ये यहां पर है। अब इसका यूज कहां आता है वो बताता हूं। एक तो हम जब एटॉमिक मासेस निकालते हैं ना, तो एक वर्ड और आता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि नेचर में क्लोरीन जो है ना 35 की फॉर्म में भी होती है, और नेचर में क्लोरीन जो होती है कुछ 37 भी होती है, यानी कहीं पर भी आपके पास क्लोरीन है तो उसमें कुछ क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास 35 है, कुछ का एटॉमिक मास 37 है, हमेशा ये दोनों फॉर्म में है। तो जब हम यहां पर अब क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि जो क्लोरीन मेरे पास है उसमें क्लोरीन 35 भी है, उसमें क्लोरीन 37 भी है, तो हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अब एवरेज कैसे निकालोगे, उसके लिए क्वेश्चन में एक तो यहां पर इनका परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज बाय मोल जो है वो दे रखा होता है। मान लेते हैं ये है 75% और ये है 25%, परसेंटेज बाय मोल दे रखा है, मतलब इसके 25 एटम्स तो इसके 75। चाहो तो आप सिंपल रेशियो में इसको लिख सकते हो, यानी इसका 1 तो इसके कितने होंगे, 3 एटम होंगे, एक के साथ कितने होंगे, 3 एटम होंगे। उसका भी बताऊंगा। स्वयं स्वयं ने पूछा सर हाइड्रोजन का एवरेज क्यों नहीं होता? बेटा हाइड्रोजन में जो ड्यूटेरियम होता है या जो ट्रीटियम होता है वो इतना कम होता है कि उसको एवरेज में कंसिडर करोगे तो उसका कोई फर्क ही, उसका कोई मतलब ही नहीं आएगा। अब यहां पर इसके परसेंटेज बाय मोल दे रखे, क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज कैसे निकालते हैं याद है? मान लो N1 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स है M1, N2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स है M2। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो आप? एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं हम? N1 स्टूडेंट्स के M1 मार्क्स, तो N1 M1 ये इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए, प्लस N2 M2 ये N2 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही करते हो ना? ये क्या हो गया एक तरह से, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो एवरेज बोलो मीन बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, 3 एटम के मार्क्स, यानी यहां पर इसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मार्क्स, एवरेज एटॉमिक मास। N1 एटम्स का मास कितना है, M1, N2 एटम्स का मास कितना है, इंटू M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहां पर क्या होता है, ज्यादातर यहां तो देखो 2 5 10 स्टूडेंट्स होते हैं, कभी 2 कभी 5 कभी 2 20 25 30। यहां पर हमारे पास ज्यादातर डेटा किस में होता है, मोल्स में, यानी मोल्स में भी सोच सकते हो, नंबर में भी सोच सकते हो, इसका 1 एटम तो इसके 3 एटम, इसके 1 मोल एटम तो इसके 3 मोल एटम। तो वो बात वही है, यानी यहां N1 N2 क्या है, N1 N2 are the number of moles or moles of atom, और नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ एटम्स एक ही बात है, यहां एटम नंबर ऑफ एटम्स तो यहां पे भी नंबर ऑफ एटम्स, यहां नंबर ऑफ मोल्स तो यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स। पूरे को एवोगैड्रो नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी डिवाइड कर दो तो कोई बात नहीं। तो इसलिए यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो ये एक फॉर्मूला है साहब, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? और इसी फॉर्मूले को जैसे यहां टोटल मार्क्स लिखे हुए ना, ये क्या, N1 एटम्स का मास, ये N2 एटम्स का मास,
तो यहां पर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, एवरेज एटॉमिक या मोलिकुलर मास इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे याद कर लो। तो इन केस ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन 35 है उसके तो 3 मोल है, जो क्लोरीन 37 है उसका 1 मोल है। तो ये 3 मोल एटम का मास, ये 1 मोल एटम का मास। देखो नंबर्स है तो एएमयू में सोच लो, मोल्स है तो ग्राम में सोच लो, इतना ही आप वापस कह सकते हो। डिवाइडेड बाय 3+1, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 35.5। और ये ध्यान रखना, एवरेज हमेशा 35 से 37 के बीच में ही आएगा। किसी ने पूछा सर एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? वाह वाह, ये नहीं पूछा कि सर एटम क्या है। हम्म, एक एटम हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम है। O2, N2, H2O, एमोनिया, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? 35.5 क्या निकाला ये? एवरेज, एम एवरेज। दे क्या रखा था आपको यहां पर? ये N1 N2, ये N1 N2 क्या है समझना इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे इसी में आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एम एवरेज निकालना है तो O2 और N2 का मिक्सचर है साहब। O2 एयर में कुछ 20% और ये 80% बाय मोल्स। क्या निकालना है हमें? एम एवरेज। बताओ कितना आएगा? टेस्ट कृतार्थ या शायद कृतार्थ जल्दी चालू होंगे बेटा, पता चल जाएगा। मोस्टली 1 मंथ में एक टेस्ट हो जाता है, तो ये सोचो बस 1 मंथ में एक एक टेस्ट होता रहेगा। पहला टेस्ट है तो थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो, बट एवरेज 1 मंथ में एक टेस्ट आप कह सकते हो। लास्ट में जाते जाते फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो ऑक्सीजन के 20 मोल्स तो 80 मोल्स, इसको हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो 1:4, 1:4। अब फॉर्मूला लगा दो, इसके 1 मोल का मास इंटू 32, इसके 4 मोल का मास इंटू 28, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1+4, 28.8। ये आ रहा है क्या? क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? कोई 17.2 लिख रहा है, कोई 17.2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक का मोलिकुलर मास 28, दूसरे का 32, तो आंसर तो 28 और 32 के बीच में ही आएगा बेटा। इसके अलावा इनके बीच में ही आंसर आना चाहिए, इसके अलावा कुछ आ रहा है तो फिर तुम्हारी मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत जबरदस्त वाली है। नेक्स्ट जनरेशन की कह सकते हो आप, जो शायद मेरी समझ के बाहर है। मेरी वाली जनरेशन से भी 2-3 जनरेशन आगे वाली होगी, तो इसलिए वो मुझे नहीं समझ में आ रही है ना? तो बट अभी के लिए तो आंसर वही है। जेई के पेपर जो बनाते हैं वो भी मेरी जनरेशन वाले ही हैं, तो उनको भी यही समझ में आएगी। तो अभी तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर परसेंटेज बाय मोल्स दे रखा तो अब यहां गड़बड़ क्या होती?
ये भी क्या दे रखा है, परसेंटेज बाय मोल्स। तो हमने एम एवरेज निकाल लिया। पहले मैंने क्या क्वेश्चन करवाए थे, परसेंटेज बाय मोल से परसेंटेज बाय मास कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन हमने किए थे। यानी अभी तक मैं यूं बताऊं आपको, मैंने क्या करवाया आपको, परसेंटेज बाय मोल दे रखा है, तो इससे परसेंटेज बाय मास कैसे निकालना है ये हम कर चुके हैं। और इसका उल्टा भी, परसेंटेज बाय मास दे रखा है तो परसेंटेज बाय मोल कैसे निकालना है ये भी हमने किए हैं। ये सारे क्वेश्चन यहां पर किए थे। मास दे रखा है, मोल भी निकाल लिया। इससे पहले मोल दे रखा था, मास भी निकाल लिया। समझ में आई मेरी बात? अब हम क्या कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें क्या किया मैंने, परसेंटेज बाय मोल पता है तो उससे हमने क्या निकाला, एम एवरेज। परसेंटेज बाय मोल पता है तो हमने क्या निकाल लिया, एम एवरेज। अब क्वेश्चन आता है सर परसेंटेज बाय मास पता हो क्या, तब भी हम एम एवरेज निकाल सकते हैं डायरेक्टली? क्योंकि परसेंटेज बाय मास पता और एम एवरेज निकालना है, तो अब एक तरीका तो ये आता है कि सर परसेंटेज बाय मास से पहले परसेंटेज बाय मोल्स निकाल लेंगे और फिर उससे एम एवरेज निकाल लेंगे। यस, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या लगता है हमें ऐसे करना चाहिए कि पहले परसेंटेज बाय मास से परसेंटेज बाय मोल्स निकालें और फिर परसेंटेज बाय मोल से एम एवरेज निकालें? लेंदी हो जाएगा। क्या डायरेक्टली नहीं कर सकते? डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं बताता हूं कैसे डायरेक्टली किया जा सकता है। क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, उसी को यूज करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन जो है, अगेन लेट से, थोड़ा चलो बदल देता हूं, CH4 और O2, यहां पर लेट से CH4 है 32 ग्राम, या 48 ग्राम, और इसके 32 ग्राम। परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, अभी मैंने मास दे दिया है आपको। परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि मास पता है मतलब परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, एम एवरेज। कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इसीलिए अभी मैंने आपको मास दे दिया, लेकिन अब आपको बताना है कि परसेंटेज क्या होगा। बताइए, देखिए। अविनाश, जिनकी या अविनाश या कोई भी जिनकी पहली क्लास है, मैं उनको कहना चाहूँगा फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से सारे लेक्चर्स देखो, बट साथ में होमवर्क जरूर करना जो हर लेक्चर में दिया जाता है। लेक्चर देखो, उसका होमवर्क करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखो, फिर होमवर्क करो, तभी जाके चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, बातें ज़्यादा समझ में आएगी। बिना होमवर्क के लेक्चर्स मत देखना, तो पुराने लेक्चर्स देख के साथ में होमवर्क करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखो, फिर होमवर्क करो, इस तरह से करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है? परसेंटेज, मैंने एम एवरेज पूछा है, क्या पूछा है, एम एवरेज। और एक चीज समझ लो कि एम एवरेज की वैल्यू इसका होता है 16, इसका होता है 32, तो आंसर तो 16 और 32 के बीच में ही आएगा। तो जिनका भी आंसर 44, 60, 43 ये आ रहा है, ये सब गलत है भाई, सब गलत है। आंसर जो है वो 16 और 32 के बीच में ही आएगा। अब यहां पर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या करते हैं पता आपको, पहले इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 16, 32 डिवाइडेड बाय 32, तो इसके हो गए 3 मोल, इसका हो गया 1 मोल। तो हमने क्या किया, पहले इसके मोल्स निकाले। मोल्स कैसे निकाले, 42 को आप 16 से डिवाइड करके। अब हमें क्या लगता है कि यार फॉर्मूला तो एक ही है, हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला है कि N1 एम एवरेज का फॉर्मूला
N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, ये अभी हमने लिखा भी था। इसका मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट। तो यहां पर क्या लगता है, अच्छा मोल्स आ गए। अब आप सोचो, हम पता है क्या करते हैं, एम एवरेज इक्वल्स टू ये जो 3 आया ना, इसको फिर वापस इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 into 16। अब आप सोचो 3 into 16 प्लस 1 into 32, यानी ये वापस क्या आ गया 48। पहले यहाँ 48 था, उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, 3 मोल्स आए, फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके मास निकाल रहे हैं। यानी मास पता था, मोल्स निकाले, फिर मोल से मास निकाल रहे हो। अरे भाई, ये तो पहले से ही पता था, ये भी पहले से ही पता था। हाँ, डिवाइडेड बाय 4 मोल्स, तो 3 प्लस 1 यानी 48 प्लस ये तो 80 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 20। लेकिन अब इसी चीज को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ये क्या है, जिसके N1 मोल्स है उसका मास, तो ये जिसका एक सब्सटेंस का मास, ये दूसरे सब्सटेंस का मास, यानी ये हो गया आपका टोटल मास W1 प्लस W2। ये इसका मास हो गया W1, इसका मास हो गया W2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। कैसे निकालते हैं, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ये भी तो वही चीज है, ये भी वही चीज है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि ये भी एक फॉर्मूला है तो ये भी एक फॉर्मूला है। दोनों में से आप चाहो जो यूज कर सकते हो यार, चाहो जो यूज कर सकते हो। यहां पर अब अगर मैं इसको यूज करूं तो 48 प्लस 32 W1 W2 डिवाइडेड बाय 48 अपॉन 16, 32 अपॉन 32, आंसर इज 18। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ में तो आना चाहिए ना कर क्या रहे हैं। ये 20 आ जाएगा, ये 20 है। अभी भाई कैलकुलेशन करो ना, सब आ तो रहा है। 20 कैसे आया, कैसे नहीं आएगा यार, कैलकुलेशन से और किससे आएगा, जादू से थोड़ी आ रहा है आंसर। यानी हमारे पास यूं कह दो, एम एवरेज निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। या तो ये यूज करो N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, या W1 प्लस W2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। देखो, उसी को अलग तरह से लिखा और कुछ भी नया नहीं है। इसी फॉर्मूले को आप अलग से लिख सकते हो, यानी ये कह सकते हो N1 M1 इक्वल्स टू W1, N2 M2 इक्वल्स टू W2। इन्हीं को रीअरेंज करके लिख रहे हैं। कुछ गलत कर दिया क्या, 16 कर दो बेटा, 16 कर दो। राइट, तो यहां पर इस तरह से परसेंटेज कुछ भी दे रखा हो निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, O2 और हीलियम के लिए 80% बाय मास, 80% एंड 20% बाय मास, फाइंड एम एवरेज। अब O2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब O2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। W1 W2 शिवांश हमेशा मास होते हैं, देखो उस चीज को ढंग से देखो। इतना क्लियरली सब लिखा है, उसके बाद भी ऐसे पूछ रहे हो यार। पूजा पता चल जाएगा क्यों बार बार उस चीज को लिख रहे हो यार। हर एक के लिए मैं यहाँ इतने सारे स्टूडेंट से कमेंट थोड़ी कर सकता हूँ। जल्दी से इसका आंसर निकालो।
बताइए बताइए आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पर अब देखो, बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ये मान लो कि ये 80 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। 80 ग्राम 20 ग्राम, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको भी यूज किया जा सकता है। ये 80 ग्राम, या रेशियो बदलना चाहो तो बदल सकते हो, जिससे आपको लगे कि कैलकुलेशन आसान हो रही है। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताऊं, 132 को अगर आप सोचो, 80 तो 32 से डिविजिबल नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो यार, ये 160 ग्राम और ये 40 ग्राम, ऐसे भी सोच सकते हो। रेशियो वही रहेगा, 80-20 160-40। फायदा क्या मिलेगा इससे, कि टोटल मास ठीक है, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। तो W1 कितना हो गया, 160 ग्राम। W2 कितना हो गया, 40 ग्राम। 160 डिवाइड बाय 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 15। 40 डिवाइडेड बाय 3, 13.333। ठीक है। चलिए जी, होमवर्क देते हैं। तो अब यहां पर O1 में हमारी कहां तक गाड़ी पहुंच गई। O1 में होमवर्क है 46 से लेके 50 तक, ज्यादा नहीं है। S1 में 43 से लेके, मेरे हिसाब से 42 तक तो हो गए ना। 46 तक। O2। थर्टीन से लेके ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से आराम से। मैं भी इसका एक फोटो ले लेता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क है। बाय बाय।